Good evening, students. Today we will deal about the employability skills of ICT, IT, and AI. Both the subject employability skill is one of the parts from where the 10 marks questions are coming, and it is both applicable for and IT and ITs and typo, whatever the communication skill based subject is there. This part is common for all. So this will be beneficial for all. बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्यों पढ़ाया जाता है कंप्यूटर में. तो employability skills means what? Employability skills means that how we can communicate in the communication field, in the employability field, whenever we go for working. जहाँ पर हम लोग जॉब के लिए कहीं पर जाते हैं, तो जॉब के लिए जो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कैसे अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखेंगे, कैसे हम लोग इंटरप्रेन्योर एक बनना सीखेंगे, कैसे हम लोग ग्रीन स्किल्स का बात सीखेंगे और कैसे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स का बात सीखेंगे. तो अभी हम लोग फिलहाल जो चैप्टर हम लोग डील करेंगे दैट इज एम्प्लॉय कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड आईसीटी स्किल्स. इसमें हम लोग ये 3 चैप्टर को आज डील करेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव एन अनदर वीडियो इन दैट एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स वी विल डील एंड रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस वी विल डील. ओके, so let us move to the communication skills. Now let us student start communication skills part 2. Communication skill part 1 is dealt in class 9 and communication skill part 2 is dealt in class 10. According to this current syllabus, 2 marks is coming from this chapter, but it is an important chapter to know about the communication. How can you make your communication better to the audience? तो फर्स्ट कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो सिंपल सा बात है, एक वर्ड में इफेक्टिव वे टू सेंड अ मैसेज. इफेक्टिव वे टू सेंड अ मैसेज इज नोन एज कम्युनिकेशन. जब हम लोग एक मैसेज को सेंड करते हैं दूसरे के ऊपर और दैट इज इन इफेक्टिव वे. ओके, so the types of communication. So what are the types of communication? Types of communication are categorized under 3 categories. First is verbal. Verbal comes under oral plus written. मतलब जैसे हम ही आपको बता रहे हैं, तो I am using the oral communication and I am writing here, that is written communication. तो अगर हम लोग ओरल कम्युनिकेशन यूज करते हैं या तो रिटन कम्युनिकेशन यूज करते हैं, ये दोनों एक किस कैटेगरी में आता है? वर्बल कैटेगरी में. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि रिटन कैसे वर्बल कैटेगरी में आता है. तो रिटन भी वर्बल कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर वर्ड्स का यूज हो रहा है. जो हम वर्ड का यूज कर रहे हैं वर्बल में, वही वर्ड का यूज हो रहा है रिटन में. अब नेक्स्ट इज नॉन वर्बल. नॉन वर्बल मीन्स साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज, sign language or body language. Body language means what? If I am saying that I want some water, so if I am doing this, then what? I want some water to drink. तो ये जो है sign language, body language, जैसे I am saying this one means what? I can't listen. These all comes in the non-verbal communication. Next is visual. Visual means all the drawings, symbols, these all comes in the visual. जितना भी ड्राइंग रिलेटेड, जैसे अगर हम लोग रेलवे में जाते हैं तो रेलवे में आगे क्या रहता है, ऐसे पटरी लगा हुआ रहता है. दिस फिगर स्टैंड्स फॉर द रेलवे पार्ट. लाइक दैट टाइप इफ आई मूव टू अ डॉक्टर, देन डॉक्टर प्लेस, ये प्लस लगा हुआ रहता है, इसका मतलब हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं. तो दिस दैट सिंबल्स दैट व्हाट पर्टिकुलर कम्स इन द विजुअल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन साइकिल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन साइकिल से क्वेश्चन बहुत आता है. तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या है? तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल व्हाट इज देयर? तो कम्युनिकेशन कर कौन रहा है? जैसे हम अगर आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं? सेंडर एंड द सेंडर. अब हम कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं? मैसेज. ये मैसेज जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब ये किस फॉर्म में जा रहा है आपके पास? एनकोडेड फॉर्म में जा रहा है. मतलब क्या है कि अब एक
पर्टिकुलर एक लॉक फॉर्म में जा रहा है, अगर हम पासवर्ड दे दिए तो भी इनकोडिंग बोलते हैं, और अगर हम लोग एक मीडिया के थ्रू जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लॉक फॉर्म में जाता है जिसको बोलते हैं इनकोडिंग। अब किसके थ्रू जा रहा है? चैनल, मतलब क्या? इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, एयर के थ्रू जा रहा है, तार के थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? नेक्स्ट इज रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है? जैसे यू आर द रिसीवर, यू आर रिसीविंग। और उसके बाद तुम इसको डिकोड कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो मतलब डाउनलोड कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, और पर्टिकुलरली वो सॉफ्टवेयर चाहिए इसको चलाने के लिए। उसके बाद फीडबैक दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो मतलब क्या? यू आर कमेंटिंग दैट यस आई कैन अंडरस्टैंड और नो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लाइक वट एवर यू आर गिविंग। So these all comes in the feedback. The feedback is very important so that I can understand that it is you can understand or not. Okay. तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि what is the most important element of a communication cycle? That is feedback. Without feedback, the communication cycle is incomplete. So let us move to the next topic, that is 7 C's of communication. Now students, now move towards the 7 C's of effective communication. Why it is written 7 C's? 7 C's का मतलब क्या है कि एक effective communication में ये 7 C equally भागीदार है. Okay, equally they contribute to the 7 C's. The 7 C's of effective communication is first, clarity. Clarity means what? Whatever the message I am depicting to you, that should be clear. That I am communicating with you the communication cycle. नेक्स्ट, कंसाइज. कंसाइज का मतलब है कि टू द पॉइंट होना चाहिए, अननेसेसरली कोई अदर इवेंट नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ स्मॉल, नॉट टू मच लार्ज, बिकॉज आज के डेट में किसी के पास कोई टाइम नहीं है इतना लार्ज कम्युनिकेशन या मैसेज को पढ़ना. थर्ड, करेक्टनेस. करेक्टनेस मीन्स व्हाट? सॉरी, कॉन्क्रीटनेस. कॉन्क्रीटनेस मीन्स स्पेसिफिक फैक्ट्स, रिलेटेड फैक्ट्स शुड बी देयर. जैसे हम लोग पहले अभी ये टॉपिक पढ़े क्या कि कम्युनिकेशन का साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल में सेंडर है, रिसीवर है, तो स्पेशली द फैक्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक शुड बी देयर. फोर्थ इज करेक्टनेस. करेक्टनेस का मतलब ये कि ग्रामेटिकली, स्ट्रक्चरली करेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बीच में हिंदी डाल दिया, फिर सेमीकोलन, ये कॉमा, फुल स्टॉप ऐसे डाल दो, वैसे नहीं. इंग्लिश तो पूरा इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी तो हिंदी, लाइक दैट. कॉन्सिडरेशन. कॉन्सिडरेशन का मतलब क्या है कि हमको अपना ऑडियंस को कॉन्सिडर करना है, उसका फीलिंग्स को समझना है, उसको जो इंटरेस्ट में है. जैसे आपका अगर मान लीजिए कल मैथ्स का एग्जाम है और हम कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो ये आप इंटरेस्ट में नहीं लाइएगा. दैट कम्स इन द कंसिडरेशन. सिक्स, कंप्लीटनेस. मान लीजिए कि चैप्टर का आधा पार्ट आज हम पढ़ाए, आधा पार्ट हम एक हफ्ता बाद पढ़ाएं, तो ये क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हुआ. दैट इज, अगर ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो ये चैप्टर पूरी कंप्लीट होना चाहिए. That is the completeness. Last is courtesy. Courtesy का मतलब क्या है कि हम लोग अपना जो है पोलाइटनेस के साथ हम लोग को मैसेज को डिलीवर करना चाहिए. Now let us move to the part feedback. ये अभी हम लोग डील किए थे, ये कम्युनिकेशन साइकिल का लास्ट एलिमेंट है, that is feedback, and it is a very important topic, feedback. तो feedback के कितने तरीके के? तो feedback सबसे पहला है पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि yes I have understood. नेगेटिव फीडबैक, नो आई हैव नॉट अंडरस्टूड. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मतलब हम पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दिया, नो आई हैव नॉट अंडरस्टूड नहीं, आई व्हाई आई हैव नॉट अंडरस्टूड, व्हिच टॉपिक आई हैव नॉट अंडरस्टूड, पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया. तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Now let us see the barriers in communication. Barriers in communication का मतलब क्या है कि हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं और बाई चांस माइक बंद हो जाए, या तो लाइट ऑफ हो जाए, या तो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश समझ में ना आए, एंड आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू कांट अंडरस्टैंड बिकॉज यू डोंट नो हिंदी. तो ये सब चीज़, या तो हम बात कर रहे हैं और आपका मतलब आप किससे आज झगड़ा हो गया, आपका मन ही नहीं है मेरा बात सुनने का, तो दैट ऑल कम्स इन द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. मेरे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन का बाधा हो रहा है, द बैरियर्स दैट कम्स इन द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. वन इज इंटरनल बैरियर एंड अनदर इज एक्सटर्नल बैरियर. इंटरनल बैरियर स्टैंड्स फॉर दैट what comes in our my inside part. Perception barrier. Perception barrier means what? Whatever I am talking to you, whatever I am teaching you, that perception is not clear.
Okay, you are thinking another thing and I am teaching another thing. Next, emotional barrier. Emotional barrier, that same thing, that if whatever the your father or mother scolded you for doing something in sense, and then I am teaching to you, your mind is that part that my father scolded me, mother scolded me. You are emotionally means not sound inside that. That comes in the internal barrier. नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर वही चीज बोले कि यू डोंट नो हिंदी एंड आई एम टीचिंग यू इन हिंदी, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो गया. अब बात आ रहा है एक्सटर्नल बैरियर. एक्सटर्नल बैरियर अभी बताएं कि अगर बाई चांस अभी पढ़ाते पढ़ाते लाइन चल गया, लाइट ऑफ हो गया, या तो मेरा माइक खराब हो गया, या तो आपका फोन का माइक खराब हो गया, या तो आपका नेटवर्क चल गया, तो बाहर से जो आपको डिफिकल्टी हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए, दैट कम्स इन द एक्सटर्नल बैरियर. दैट इज नॉइज बैरियर, कल्चरल बैरियर. कल्चरल बैरियर का मतलब क्या है? कल्चरल बैरियर का भी ये बात होता है, जैसे आई एम हिंदू ब्राह्मण एंड यू आर सम अदर कास्ट, so your culture is another, my culture is another, so whatever I am teaching you what according to the culture. मान लीजिए हमको ये वर्शिप समझाना है, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि कैसे पूजा करना चाहिए, और आपको पूजा करना है कि आपको पूजा करना ही नहीं है, ठीक है, तो दैट कम्स इन द कल्चरल बैरियर. मैकेनिकल बैरियर, वही चीज, माइक खराब हो गया. नेटवर्क बैरियर, इंटरनेट डेटा खत्म हो गया. लाइट बैरियर, लाइन चल गया, या तो बहुत प्रॉब्लम है लाइट का, वो चीज है. तो कम्युनिकेशन में ये चीज मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है. कुछ ग्रामेटिकल पार्ट आ सकता है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, ए एंड द, ये आपका इंग्लिश सिलेबस में कवर हो जाता है, इससे इसके ऊपर हम लोग डील नहीं करते हैं. चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, स्ट्रेस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 2. नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज के डेट में. ये चैप्टर का नॉलेज सबको होना चाहिए, एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉयबल पर्सन को, एक फैमिली मेंबर को. ये चीज का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इतना हम लोग का स्ट्रेस बढ़ गया है कि व्हाट एवर द स्ट्रेस वी आर कांट हैंडलिंग, एंड द रिजल्ट इज प्रॉब्लम इन जॉब फील्ड, प्रॉब्लम इन एकेडमिक फील्ड, problem in health field and everywhere. So let us move to the self management skill. Self management skill है क्या? ये क्या skill है? The art to manage oneself against each and every situation. So art of management we can give here, the art of management oneself, or the art of managing oneself, okay, against each and every सिचुएशन. यही है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का मेन सेट क्या है? सेल्फ अवेयरनेस. सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हमको अपना वीकनेसेस और हमको अपना स्ट्रेंथ दोनों को समझ के रखना चाहिए कि माय वीकनेसेस आर व्हाट एंड माय स्ट्रेंथ इज व्हाट. इमोशनल रेगुलेशन, इमोशन को अपना कंट्रोल में करना चाहिए. कोई अगर कुछ गुस्सेदार बात बोला कि हम बहुत गुस्सा हो गया, चिल्ला रहे हैं, इधर उधर सब चीज चिल्ला रहे हैं, तो दैट इज वेरी बैड. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे. टाइम को हरदम अपना वर्क को, दिन में इतना मेरा काम करना है तो ये काम को कौन सा टाइम में हमको करना है, और उसी टाइम में हमको ये काम को करना है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. गोल सेटिंग. गोल सेटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट आफ्टर 10 व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू टेक साइंस, आई एम गोइंग टू टेक आर्ट्स, आई एम गोइंग टू टेक कॉमर्स, और आई एम गोइंग फॉर ITI और वट एवर द थिंग. तो जिसमें हम स्ट्रांग है उसमें जाएंगे, जिसमें हम स्ट्रांग नहीं है उसमें नहीं जाएंगे. Now the part is stress, the main important part what we are going to consider in this chapter. So the stress is what? Stress है क्या? सब लोग बोलते हैं सर टेंशन को स्ट्रेस बोलते हैं. नहीं. The reaction of body and mind in any situation. कोई भी सिचुएशन आपको दे दिया गया तो आपका बॉडी और माइंड कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो हो गया आपका स्ट्रेस. तो अब इसका आधार पर द स्ट्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस and that is called eustress, and the negative stress that is called distress. तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस का एग्जांपल, जैसे हम लोग को बहुत अंदर से मतलब नर्वसनेस फील होता है, जैसे हम लोग एक नया जॉब में जा रहे हैं, एक नया कॉलेज में जा रहे हैं, एक नया स्कूल में जा रहे हैं, तो पहला दिन जो मुझे टेंशन होगा कि जो है नया स्कूल में कैसे दोस्त मिलेंगे, एक्साइटमेंट भी रहेगा और डर भी लगेगा कैसे टीचर रहेंगे, ठीक है, दैट ऑल कम्स इन द पॉजिटिव स्ट्रेस. नेगेटिव स्ट्रेस, अब हम एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से नहीं किए, कल एग्जाम है तो हम फेलियर होने का चांस है, या तो रिजल्ट मिलने वाला है
अब हम कुछ अच्छा से एग्जाम नहीं दिए हैं, सब सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं, तो दैट ऑल कम्स इन द नेगेटिव स्ट्रेस। जो सिंपल सा बात है, जो मेरा बॉडी को इल इफेक्ट करे, मतलब खाना हटा दे, तबीयत खराब करने लगे, दैट ऑल कम्स इन द नेगेटिव स्ट्रेस। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस मतलब कि आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे? तो स्ट्रेस को मैनेज करेंगे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से, योगा से, मेडिटेशन से, नेचर वॉक से, लिसनिंग म्यूजिक से, ये सब। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का सोर्स कहाँ कहाँ से होता है? स्पेशली एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट के लिए, पीयर प्रेशर स्टूडेंट के लिए। पीयर का मतलब है फ्रेंड सर्कल में। मान लेते हैं कि एक फ्रेंड जो है बोल रहा है कि नहीं मेरे साथ यहाँ घूमने जाना ही है और तुमको यार पापा मम्मी मना करके रखे हैं, तो अब वहां पर हो गया पीयर प्रेशर। फैमिली प्रेशर, तुमको 90% लाना ही है, तुम फेल करोगे तुमको मार मिलेगा, दैट ऑल कम्स इन द फैमिली प्रेशर। इकोनॉमिक प्रेशर आज की डेट में सबसे बड़ा चीज है, पैसा। पैसा अगर नहीं है तो उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है, दैट ऑल कम्स इन द इकोनॉमिक प्रेशर। दिस इज ऑल इन द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है? यही आपको सिर्फ पढ़ना है और माइंड में कंसेप्चुअल करके बैठा कर रखते हैं। थैंक यू। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट chapter, that is ICT skills 2. Now students, move towards ICT skills 2. ICT information communication technology skills 2. इसमें हम लोग 3 पार्ट को डील करेंगे। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड देयर रीनेमिंग, कॉपिंग, कट, दैट पार्ट, एंड द थर्ड वायरस एंड कुकीज, दैट वन पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? द सॉफ्टवेयर विच रन्स द सिस्टम इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल, द सॉफ्टवेयर विच रन्स द सिस्टम, सिस्टम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर, सिस्टम कैन बी फोन, ओके, दैट कम्स इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो द मेन सॉफ्टवेयर विच रन्स द सिस्टम। अब बात आ रहा है कि मेन सॉफ्टवेयर है क्या? तो द मेन सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इज ऑल्सो नोन एज ओएस। अगर एग्जाम में आपका ओएस आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हाट इज दिस? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करे वो हो गया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, फर्स्ट इज सिंगल यूजर। सिंगल यूजर का मतलब क्या है? जिसमें एक यूजर एक ही टाइम में काम कर पाए। जैसे विंडोज, विंडोज 10, विंडोज 9, उसमें क्या है, सॉरी विंडोज 9 तो है नहीं, विंडोज 10, विंडोज 8, दैट ऑल। जब हम एक बार यूजर नेम पासवर्ड देते हैं तो एक ही जन उसमें काम कर पाएगा, दूसरा यूजर नेम पासवर्ड से वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब एक ही टाइम में मान लो कि एक आदमी बैठा हुआ है और फिर एक दो आदमी बैठा हुआ है, या तो ये काम कर पाएगा या तो ये काम कर पाएगा इसमें, तो वो हो गया सिंगल यूजर। मैक, मैक स्टैंड्स फॉर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम लोग का एप्पल का लैपटॉप में मिलता है, ठीक है। नाउ इज मल्टी यूजर। मल्टी यूजर है क्या? मल्टी यूनिक्स, उबंटू, लिनक्स, बॉस, फॉरेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये सब हो गया मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब क्या है कि एक ही टाइम में बहुत सारा आदमी एक ही कंप्यूटर में काम कर पाएगा, मतलब एक ही कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएगा। जैसे रेलवे में अलग अलग काउंटर है, मान लो ये काउंटर, ये काउंटर, ये काउंटर, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, इसमें भी आपको टिकट मिलेगा, इसका भी आपको टिकट मिलेगा, इसका भी टिकट। मतलब क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तीनों में शेयर किया हुआ है। तो दैट जो हम लोग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज मल्टी यूजर, दैट इज यूनिक्स, उबंटू, लिनक्स। अब बात आ रहा है कि GUI है क्या, CLI क्या है? CLI को CUI भी बताते हैं। GUI का मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग का ग्राफिक्स आता है, हम लोग उसमें इंटरफेस, जैसे फोल्डर आया, राइट क्लिक किए, टच किए, तो दैट इज द विंडोज। और वहीं पर CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर क्या है, ये हम लोग का पहले आता था DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या ब्लैक स्क्रीन में आता था, अब ये कमांड लाइन CMD का फॉर्म में आता है, दैट इज कमांड यूजर इंटरफेस। अब अगर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आए तो हम लोग जानते हैं एंड्रॉयड, एप्पल iOS, ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कि किसको हम लोग को परचेज करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग के विंडोज, मैक, ये सब को परचेज करना पड़ता है, हमारी ये यूनिक्स, उबंटू, लिनक्स, ये सब को परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रीली इंटरनेट में अवेलेबल है। दैट इज दैट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बोला जाता है।
और इसको प्रोप्राइटरी। एग्जाम में आ सकता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव वन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओपन सोर्स का ये दिखेगा। अब बात आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करेगा, तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है, वो मेमोरी को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, जितना भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं अनइंस्टॉल करते हैं, सिक्योरिटी का मैनेज करता है, पासवर्ड दे सकते हैं, नेटवर्क मैनेज करते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पहला पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, फाइल और फोल्डर को हम लोग का कंप्यूटर में कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहला हम लोग डेस्कटॉप, जब भी हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं तो डेस्कटॉप मिलता है। तो डेस्कटॉप में क्या देखने को मिलता है, छोटा छोटा, अगर ये हम लोग डेस्कटॉप ले लिए तो डेस्कटॉप में क्या देखने को मिलता है, डेस्कटॉप में देखने को मिलता है छोटा छोटा आइकन्स, शॉर्टकट ऑफ द प्रोग्राम्स आर नोन एज आइकन्स। नीचे में एक बार आता है जिसमें मेरा स्टार्ट मेन्यू वाला आता है, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, बिकॉज ऑल द टास्क इज शोन हियर। यहाँ पर मेरा डेट एंड टाइम आता है एट द कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक ऐसा फोल्डर है जिसमें सब डिलीटेड फाइल्स जाता है, डिलीटेड फाइल्स, इसको क्या बोलते हैं, रिसाइकल बीन, ओके। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेस्कटॉप रिलेटेड। द फर्स्ट स्क्रीन व्हाट कम्स इन द कंप्यूटर इज नोन एज डेस्कटॉप। सब फाइल जो डिलीट होता है वो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। छोटा छोटा शॉर्टकट्स जो डेस्कटॉप के ऊपर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, आइकन्स। नीचे में एक बार रहता है जिसमें सब ओपन अनओपन टास्क रहता है, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। राइट साइड कॉर्नर में मेरा सिस्टम का डेट एंड टाइम और नेटवर्क दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ट्रे। तो इससे थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आ सकता है जो हम लोग का फंडामेंटल बेस्ड है। तो सबसे पहला है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन है क्या, फाइल एक्सटेंशन का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई फाइल को सेव करते हैं, जैसे हम लोग इमेज क्लिक किया तो इमेज में देखिएगा, इमेज का नाम जैसे मान लीजिए P102 है तो डॉट JPG ये आता है। तो ये डॉट के बाद जो चीज आता है ये चीज दिखाता है कि ये कौन सा कैटेगरी का फाइल है, तो वही होता है फाइल एक्सटेंशन। अगर डॉट के बाद डॉट DOCX है तो इसका मतलब वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड का फाइल। और अगर हम लोग का यहाँ पर आता है डॉट TXT तो ये क्या आ गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नोटपैड का फाइल। अगर डॉट JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप अगर ये है, इसका मतलब वो इमेज का फाइल है। डॉट PDF आए तो वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। डॉट HTML आए इसका मतलब वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। डॉट PYI इसका मतलब वो पाइथन का लैंग्वेज है। तो ऐसे मतलब डॉट के बाद अगर कोई चीज आए जिससे हम लोग को फाइल का नाम का पता चले कि फाइल कौन सा सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड फाइल एक्सटेंशन। अब क्या, कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स से रिलेटेड टॉपिक, जैसे हम लोग कॉपी करना चाहते हैं एक फाइल को दूसरा फाइल दूसरा जगह पर तो इट इज Ctrl+C, कट करना चाहते हैं तो Ctrl+X, पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V, रीनेम करना चाहते हैं तो Ctrl+F2, डिलीट करना चाहते हैं तो del की। मान लीजिए कि आपको शॉर्टकट भूल जा रहा है, अगर आपको स्टेप्स आ गया एग्जाम में, बाई चांस आएगा तो 1 मार्क्स के लिए आएगा हार्डली, तो राइट क्लिक दिमाग में रखिएगा हरदम, राइट क्लिक। राइट क्लिक से मेरा सब होता है, न्यू, ओपन, कॉपी, कट, पेस्ट, रीनेम, डिलीट। जब भी ध्यान में रहेगा तो ध्यान में क्या रहेगा, राइट क्लिक, और उसके बाद जो टॉपिक है उस टॉपिक को लिख दो, बस आंसर आपका बन गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज the last topic of ICT skills to firewall, virus and cookies. Now let us move to the next topic, that is firewall. Firewall क्या है, जब मैं क्लास 10 में 11 में था तब फायरवॉल का टॉपिक पढ़ता था तो मुझे समझ आता था फायरवॉल मतलब क्या, एक दीवार है जिसमें हो सकता है कि आग लगा हुआ है, दैट इज फायरवॉल। तो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट में चलते हैं, एक दीवार है जिसमें आग लगा हुआ है, अगर उससे कोई पार होने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, जल जाएगा, या तो उसको मतलब वही चीज देख कर रुक जाएगा आदमी, नहीं हम नहीं जा पाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फायरवॉल। फायरवॉल इज यूज्ड टू फिल्टर, इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू फिल्टर, इट इज यूज्ड टू फिल्टर अनवांटेड डेटा from outside in a network
जब हम लोग नेटवर्क में रहते हैं, स्पेशली ये तब काम करता है जब हम लोग नेटवर्क में रहते हैं, मतलब इंटरनेट में है। और इंटरनेट में क्या है, जैसे अगर हम इंटरनेट में डेटा जा रहा है तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ रहता है जो इसको फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब इसका रिकॉग्निशन चेक करता है कि ये सोर्स से अननोन सोर्स से आया है कि अननोन सोर्स से आया है। अगर अननोन सोर्स से आया है तो इसको रोक देता है, और नोन सोर्स से आया है तो इसको घुसा देता है। तो इसके हिसाब से ये फायरवॉल के अंदर में कुछ फाइल सिस्टम रखा हुआ है जिसमें से वो सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन है कि ये क्या है, ये नोन सोर्स से है। तो जो फायरवॉल तब है क्या, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी होता सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर भी हो सकता है, फायरवॉल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। जितना भी हम लोग का अभी जो विंडोज 10 और उसमें डिफेंडर आता है, ठीक है, तो डिफेंडर क्या है, दैट इज अ फायरवॉल। जो विंडोज 7 में फायरवॉल का नाम था वो विंडोज 10 में वो क्या हो गया, डिफेंडर हो गया। तो डिफेंडर को ही फायरवॉल का अपग्रेड वर्जन माना जाता है। और ये क्या एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है जो मेरा जब हम इंटरनेट में रहते हैं तब हम लोग का क्या बाहर से अनवांटेड डेटा को आने से रोक देता है। सिंपल फिल्टर का काम करता है, जो हम लोग वाटर फिल्टर का काम होता है। तो अब बात आ रहा है कि मैलवेयर्स। मैलवेयर्स होता क्या, मैलवेयर, वेयर आया सॉफ्टवेयर से, मैल का मतलब मैल फंक्शन, जो मेरा सॉफ्टवेयर को मैल फंक्शन कर दे वो हो गया मैलवेयर्स। तो मैलवेयर्स आर ऑल द सॉफ्टवेयर्स, the software which malfunctions, the software which malfunctions. What malfunctions? Malfunctions our computer operation are known as malwares like virus, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर विच malfunctions our computer operations is known as virus। तो प्रिवेंशन ऑफ मैलवेयर, सबसे पहला चीज तो अपडेटेड एंटीवायरस रखना है मुझे, अपडेटेड एंटीवायरस। बहुत जन क्या करता है, पायरेटेड एंटीवायरस इंस्टॉल कर देता है, सिंपल एंटीवायरस विदाउट एक्टिवेशन इंस्टॉल कर लेता है, बोलता है कि मेरा चल जाएगा। तो उस एंटीवायरस के अंदर में जितना वायरसेस का डेटाबेस है वही रोक पाएगा, और जो नया नया वायरस क्रिएट हो रहा है उसको नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एंटीवायरस अपडेट हो ही नहीं रहा है। अपडेट का मतलब नया वायरस उसको अपना डेटाबेस में जोड़ना, तभी ना हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि अच्छा ये नया वायरस इसको रोक दिए। और अगर आप पुराना एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखे हैं, अपडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तब क्या हो जा रहा है कि नया वायरस सब इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा, कोई भी अननोन लिंक में क्लिक नहीं करना है, अननोन लिंक्स नॉट टू क्लिक। फिर थर्ड, ईमेल जो है, ईमेल अननोन ईमेल को फिर क्लिक नहीं करना है। फिर पेन ड्राइव बिना स्कैन का इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग का मैलवेयर का प्रिवेंशन हो जा रहा है। तो अब बात आ रहा है कुकीज। कुकीज है क्या? कुकीज आर द टेम्पोररी फाइल्स। जैसे मान लीजिए कि हम आपका जो है फेसबुक आप क्लिक कर रहे हैं, आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मांग रहा है भाई? क्योंकि आप लोग उसको जब आप लोग ऑन किए थे तब उसको सेव कर दिए थे कि यस यू वांट टू सेव द पासवर्ड, यस आई वांट टू सेव द पासवर्ड। तो क्या बन गया? वो एक कुकीज बन गया। तो कुकीज होता क्या है? कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स which holds username, passwords and histories of इंटरनेट। ये सब कुकीज सेव करके रखता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ब्राउजर में। आपका जब भी सेटिंग्स में जाइएगा तो प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइएगा, तो प्राइवेसी सेटिंग्स में वहाँ पर आपको कुकीज मिलता है। कुकीज को आप डिलीट कर दीजिएगा तो सबका यूजर नेम पासवर्ड वो हट जाएगा। मगर ध्यान रहे, डिलीट करने का पहले आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड सबका होना चाहिए, नहीं तो फिर यूजर नेम पासवर्ड फिर जनरेट कीजिए। मगर जब एक हैकर आपका फोन में या तो आपका कंप्यूटर को हैक करेगा, सबसे पहला कुकीज निकालेगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में 90% आदमी क्या करता है, कुकीज में फाइल सेव करके रखता है। अब बात आ रहा है टेम्पोररी फाइल्स। टेम्पोररी फाइल्स होता क्या है? तो टेम्पोररी फाइल्स क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज इंटरनेट कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए इंटरनेट चलाते हैं तो हर एक छोटा फाइल बनता है जो उसको सपोर्ट करता है खोलने में। फिर जब एक फाइल खुल गया उसके बाद अब वो फाइल का कोई जरूरत नहीं है। दे ऑल आर नोन एज टेम्पोररी फाइल्स, ठीक है। तो ये टेम्पोररी फाइल्स जो है हम लोग का अनवांटेड
मेमोरी को खाता है और हम लोग कंप्यूटर को स्लो कर देता है। तो टेम्पोररी फाइल्स में जो है, जो अगर हम लोग रन में जाकर परसेंट %, अगर लगाते हैं तो सब टेम्पोररी फाइल का फोल्डर खुल जाएगा। अब बस उसमें हम लोग को क्या करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट ये दबाना है। जब ये दबाएंगे तो सब तुम्हारा टेम्पोररी फाइल्स डिलीट हो जाएगा। तो कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है इससे, टेम्पोररी फाइल से। तो कुछ मेरा ये इम्पोर्टेंट है। कुछ सॉफ्टवेयर्स आता है जैसे कंप्यूटर में ही रहता है, जैसे बैकअप का, ठीक है, बैकअप होता है, फिर डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है। तो बैकअप क्या होता है, बैकअप से हम लोग फाइल का बैकअप लेकर रख सकते हैं ताकि क्या मेरा कंप्यूटर अगर क्रैश कर जाए तो हम लोग काम कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का मतलब है कि फाइल को सजा कर रखना। हम लोग एक फाइल को जैसे एक टेबल में अगर हम लोग इधर उधर आपका अलग अलग हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है और टेबल में हम एक फाइल ऐसे रख दी तो मेरा पूरा टेबल कवर हो गया। अब वही चीज अगर ये सब फाइल को अगर हम लोग सजा कर रख देते हैं एक ही जगह पर, ये फाइल और ये फाइल, तो कितना जगह बच गया। तो यही मेरा डिस्क डिफ्रेगमेंटर करता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, वो फाइल को सजाकर मेरा स्पेस निकालता है। तो इस चैप्टर से जो मेरा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है कि यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जिससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। 1 से 2 मार्क्स का मिलेगा हर एक चैप्टर से, 1 से 2 मार्क्स का। इसलिए जो हम सबसे ब्रीफ वाला पार्ट हम आपके पास लेकर आए हैं ताकि क्या इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाए एग्जाम में और ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। सो अब तक के लिए थैंक यू। अब इसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे जो है नेक्स्ट वीडियोस में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम लोग का बच गया ग्रीड स्किल्स और एंटरप्रेन्योर स्किल्स। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।